केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो भाई सबसे पहले हम लोग चैप्टर का पहला टर्म समझेंगे कि ये केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज। मतलब केमिकल रिएक्शंस में नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं नई प्रॉपर्टी के साथ, तो इनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। अब सुनिए स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स वाटर। तो बेटा सुनिए, एक्चुअली क्या है, ये हाइड्रोजन जो है ये हाईली फ्लेमेबल गैस है, मतलब रॉकेट फ्यूल इससे बनता है, और ऑक्सीजन जो है उसके बिना तो कंबशन होता ही नहीं है। पर ये है ये जलता है, ये जलाता है, और याद रखना ये जो है ये बुझाता है चीजों को। यानी कि यहां पर दो सब्सटेंस मिले और दो सब्सटेंस से जो सब्सटेंस बना, इसमें पुराने सब्सटेंस की प्रॉपर्टी थी ही नहीं भाई। तो यानी ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। हमारे आजू बाजू बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे कि कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, रस्टिंग, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे आजू बाजू। चले अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहां देखिए, ये जो सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान कंबाइन होता है, जो सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान कंबाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो ये है हमारा प्रोडक्ट और ये है हमारा रिएक्टेंट। अब आप लोग का एक क्वेश्चन होगा कि सर अगर हमें केमिकल रिएक्शन कहीं रास्ते पे मिल जाए तो हम उसको कैसे पहचानेंगे सर। अगर कहीं पर केमिकल रिएक्शन हमें रास्ते में मिल जाए तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। चले तो देखते हैं। तो आते हैं हम लोग, दूसरा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला होता है आपका एवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीसरा होता है चेंज इन कलर, चौथा होता है चेंज इन टेम्परेचर, पांचवा होता है चेंज इन स्टेट। ठीक है, तो चेंज इन स्टेट इज द लास्ट वन। तो बेटा अगर कहीं केमिकल रिएक्शन होगी तो हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स से उस केमिकल रिएक्शन को पहचान लेंगे। जैसे कि एवोल्यूशन ऑफ गैस, तो वहां पर कहीं ना कहीं गैस एवॉल्व होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल जिंक का रिएक्शन किससे, HCl से। जिंक का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इज कैरेक्टराइज बाय हाइड्रोजन गैस, एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब हम जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, इससे हम ये पहचान लेते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। चले दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो प्रेसिपिटेट मतलब होता है जब दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, जब दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं तो उनसे दो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, और वो दो नए सब्सटेंस जो है वो आपस में घुल भी सकते हैं और नहीं भी घुल सकते हैं। तो बेटा अगर वो आपस में घुल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आपस में ना घुले तो क्या होता है, एक सब्सटेंस ऊपर तैरता है, फ्लोट करता है, और दूसरा सब्सटेंस जो है वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है। तो जो नीचे जाके सेटल डाउन हुआ सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट। तो बेटा जैसे कि हम लोग पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन जब हम लोग लेड नाइट्रेट से करवाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड का जब हम रिएक्शन लेड नाइट्रेट से करवाते हैं तो दिस रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय येलो कलर प्रेसिपिटेट। मतलब ये पीले कलर का प्रेसिपिटेट एक बनता है और वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी अगर प्रेसिपिटेट बना तो वो केमिकल रिएक्शन होगा। तीसरा है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर कैसे,
हमारे पास है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। K2Cr2O7 ये कलर होता है ऑरेंज, इसका कलर होता है ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर का होता है। और जैसे ही हम इस K2Cr2O7 में सल्फर डाइऑक्साइड, कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं, जैसे ही हम इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो ये ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है, जिसका मतलब यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। चले अगला है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब वहां पर टेम्परेचर का चेंज होना। या तो दो टाइप का होगा, या तो वहां हीट इवॉल्व होगी या तो वहां पर हीट एब्जॉर्ब होगी। अगर हीट इवॉल्व होगी तो वो कहलाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो वो कहलाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बेटा एक्सो मतलब होता है आउट और थर्मिक मतलब होता है हीट। तो जब हीट बाहर निकल रही है तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जब हीट अंदर आ रही है तो दैट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एंडो मतलब होता है इन और थर्मिक मतलब होता है हीट। तो जब हीट अंदर आ रही है तो दैट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जब हीट बाहर जा रही है तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल लेता हूं। आपने देखा होगा चूना, यानी चूना क्विकलाइम, जब चूना जो है वो वाटर से रिएक्ट करता है तो यहां पर बहुत सारी हीट निकलती है, चूना उबलने लगता है। चूना क्या करने लगता है, उबलने लगता है। ठीक है, तो उससे हमें यह पता चलता है यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और लास्ट है चेंज इन स्टेट, जैसे कि हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स वाटर। अब बेटा ये क्या है, गैस, ये क्या है, लिक्विड, और ये क्या है, गैस, ये क्या है, गैस, और ये क्या है, लिक्विड। तो यहां पर क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट हो रहा है, जिसकी वजह से हमें ये पता चल गया कि ये केमिकल रिएक्शन है। चले अब बेटा क्या होता है, अगली चीज है हमारी केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, सुनिए। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो एक्चुअली हम लोग मैथ साइंस वालों के पास, भाई आपने देखा ही होगा डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर की राइटिंग बहुत खराब होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनको बहुत सारा लिखना पड़ता है छोटे से टाइम पीरियड में, बहुत सारा लिखना पड़ता है छोटे से टाइम पीरियड में, इसकी वजह से उनकी हैंड राइटिंग खराब होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है कोई भी चीज एब्रीविएशन में लिखते हैं। एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि मैं बिटवीन, कभी बिटवीन नहीं लिखता, B/W लिख लेता हूं तो मेरा बिटवीन हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है, हम लोगों को पूरी केमिकल रिएक्शन लिखना पसंद नहीं है। हम लोग क्या है, केमिकल रिएक्शन को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो भाई वही चीज होती है इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो केमिकल इक्वेशन मतलब होता है, सुनिए, केमिकल इक्वेशन मतलब होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, केमिकल इक्वेशन होगा। जैसे कि हाइड्रोजन, मैं पूरा हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, H2, और ऑक्सीजन O2 गिव्स अस H2O। तो ये क्या है, हमारी केमिकल इक्वेशन है। जैसे कि सोडियम व्हेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इट फॉर्म्स NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। अब आपने एक चीज गौर की होगी, सर यहां पर आपने H2 लिखा हाइड्रोजन को, यहां पर आपने O2 लिखा ऑक्सीजन को, और यहां पर आपने Na लिखा इसको। तो बेटा पिछले क्लास में जाओ, पिछले क्लास में एटॉमिसिटी नाम की कोई चीज होती है। एटॉमिसिटी के हिसाब से, मतलब एटॉमिसिटी मतलब क्या होता है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं। तो यहां पर सोडियम जो है मोनो एटॉमिक है, इसलिए मैंने सोडियम को 1 लिया। यहां क्लोरीन जो है डाई एटॉमिक है, तो हमने 2 लिए। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन भी डाई एटॉमिक है, तो हमने 2 लिए। सारे मेटल्स मोनो एटॉमिक होते हैं, तो जितने भी मेटल हैं आप मोनो एटॉमिक होते हैं। जितनी भी गैसेस होती हैं मेनली वो डाई एटॉमिक होती है मेनली। ठीक है, चले, तो ये हो गया केमिकल इक्वेशन। अब बेटा केमिकल इक्वेशन में आपने एक चीज देखी कि यहां पर देखिए, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां 2 ऑक्सीजन है, पर यहां पर देखिए, यहां पर 1 ऑक्सीजन है, यहां पर 2 ऑक्सीजन है। भाई 2 का 1 कैसे हो गया? तो भाई आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो कहता है कि भैया मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू
टोटल नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट। तो भाई हमें क्या करें, यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायलेशन हो रहा है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायलेशन ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो बैलेंसिंग क्यों करते हैं, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायलेशन ना हो। तो अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इधर भी 2 लिख दो। तो बेटा आप एक लॉ की आत्मा को बचाने के लिए, आत्मा की संतुष्टि के लिए दूसरी लॉ की आत्मा दुखा रहे हैं। कौन सी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की जो आत्मा है वो दुख जाएगी बेटा। ये वाटर नहीं है, अगर आप ऐसे 2 लगा दिए तो ये वाटर नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस मॉलिक्यूल के सामने 2 लगाना पड़ेगा। अब ये देखिए बैलेंस हो गया शायद तक, क्योंकि यहां पर 2 ऑक्सीजन है और यहां पर भी 2 ऑक्सीजन है, पर यहां पर देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया पर हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए, तो यहाँ भी आप 2 लगा दीजिए तो यहाँ पर भी 4 हो जाएंगे। एक और देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल Na प्लस Cl2 गिव्स अस NaCl। तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर देखिए क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर भी क्लोरीन 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 लगा दिया, पर यहाँ पर क्लोरीन 2 हो गया अब, पर यहाँ पर क्लोरीन को 2 लगाने की वजह से ये सोडियम जो है वो भी 2 हो गया, तो यहाँ पर सोडियम को भी बैलेंस कर दीजिए, लीजिए सोडियम को बैलेंस कर दिया। चले, ये हो गया हमारा बैलेंसिंग। अब बेटा हमारे ये इस केमिकल रिएक्शन को देख के कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ मज़ा मतलब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो बेटा हम लोग केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, तो हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेटिव। तो पहला है, आप सभी केमिकल की स्टेट को मेंशन कर दीजिए। स्टेट मतलब तेलंगाना, यूपी, ये सब नहीं, स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। दूसरा है उसके हीट चेंजेस को मेंशन कर दीजिए, हीट चेंजेस को मेंशन कर दीजिए। और तीसरा है उसकी कंडीशन को मेंशन कर दीजिए। जैसे कि ये इक्वेशन दिख रही है, इसमें मैं सिर्फ इनकी स्टेट को मेंशन कर दूंगा, जैसे कि हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है, और ये वाटर लिक्विड स्टेट में है। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव हो गई ना, हाँ हो गई। चले, हीट चेंजेस को मेंशन कर दीजिए, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पर बेटा यहाँ पर बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है, तो जब हीट इवॉल्व हो तो आप क्या करेंगे, हीट को प्रोडक्ट साइड प्लस कर देंगे। किस साइड प्लस कर देंगे, प्रोडक्ट साइड प्लस कर देंगे। जब हीट इवॉल्व होती है तो आप उसको प्रोडक्ट साइड प्लस करेंगे, और जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो आप उसको रिएक्टेंट साइड प्लस करेंगे। ठीक है, यहां पर हीट निकल रही थी इसलिए मैंने प्रोडक्ट साइड इसको प्लस कर दिया। चले, चौथा है, तीसरा है इसमें कंडीशन। तो पहला हमने बता दिया स्टेट मेंशन, दूसरा है हमारी हीट चेंजेस। तो हमने स्टेट में क्या किया, गैस है तो गैस लगा दिया, लिक्विड है तो लिक्विड लगा दिया। तो सॉलिड के लिए हम लोग S लिख देंगे, लिक्विड के लिए L लिख देंगे, और गैसेस के लिए G लिख देंगे। पर बेटा एक और स्टेट होती है एक्वस। ये एक्वस क्या होता है बेटा, एक्वस तो एक्चुअली क्या होता है, ये सॉलिड है, सॉलिड और सॉलिड आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते, गैस और गैस आपस में रिएक्ट नहीं करती। तो क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, एक सॉलिड का सॉल्यूशन बनाते हैं और उसको दूसरे सॉलिड से रिएक्ट करवाते हैं। वैसे ही एक गैस का सॉल्यूशन बनाते हैं और फिर उसको दूसरी गैस से रिएक्ट करवाते हैं। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एक्वस। जब कोई सॉलिड या गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, चल, तो यहां पर अगला है कंडीशन मेंशन करना। कंडीशन कैसे मेंशन करते हैं, जैसे कि N2 when reacts with H2 it forms अमोनिया। पर बेटा सुनिए, ये ऐसे ही नहीं हो जाता रिएक्शन, इसमें क्या होता है, बहुत सारा प्रेशर होता है एट हाई प्रेशर। ये रिएक्शन हाई प्रेशर पे होता है और ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होता है, और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ आयरन एज अ कैटलिस्ट लगता है और मॉलिब्डेनम एज अ प्रमोटर लगता है इसमें। तो भाई देखिए हमने यहाँ पर इस रिएक्शन में इसकी कंडीशन भी मेंशन कर दी है, खाली ये रिएक्शन हमने नहीं लिखा, यहाँ पर कंडीशन भी हमने मेंशन कर दी है। तो ऐसे हम इस रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अगला है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, आइए जरा देखते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो पहली होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो चीज मिलती हैं और मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना लेती हैं। व्हेन टू थिंग्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, देन दैट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O, ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए दूसरी है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डीकंपोजिशन मतलब एक सिंगल चीज है वो टूट के दो या दो से ज्यादा चीज बना लेगी, तो इसको हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। पर बेटा कोई भी चीज अपने आप नहीं टूटती है, जैसे मार्कर है, इसको मैं मारूंगा, पीटूंगा, जलाऊंगा तभी ये टूटेगा, तो कोई भी चीज अपने आप नहीं टूटती है, तो उसको तोड़ने के लिए कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ती है। तो हम लोग तीन एनर्जी के बारे में यहां पर स्टडी करेंगे। पहला तो हम उसको लाइट एनर्जी दे सकते हैं, दूसरा हम उसको हीट एनर्जी दे सकते हैं, और तीसरा अगर काम ना बने तो इलेक्ट्रिसिटी तो अच्छे अच्छे को सीधा कर देती है। इलेक्ट्रिसिटी तो अच्छे अच्छों को सीधा कर देती है। तो पहले लाइट का देख लेते हैं। तो जैसे कि AgCl है, AgCl बहुत ज़्यादा, AgCl मतलब होता है सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर क्लोराइड बहुत ज़्यादा लाइट सेंसिटिव होता है। जैसे ही इसको लाइट में लाओ, ऐसा UV लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे ही इसको लाइट में लाओ ये क्या होता है, Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है। तो ये हमने क्या पढ़ा, डीकंपोजिशन बाय लाइट। दूसरा डीकंपोजिशन बाय हीट, जैसे CaCO3 है, CaCO3 है। अब CaCO3 क्या होता है, इसको थोड़ा हीट दे दो, हीट को हम ऐसे ट्राइंगल से डिनोट करेंगे, इसको थोड़ा हीट दे दो तो ये क्या हो जाता है, CaO प्लस CO2 में टूट जाता है, ठीक है। वैसे ही क्या होता है हमारा वाटर, वाटर जो है, या हम NaCl ले लेते हैं। NaCl जब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लाते हैं तो हमारा ये NaCl जो है वो Na प्लस Cl2 में टूट जाता है। तो हमने डिकम्पोजिशन बाय लाइट, डिकम्पोजिशन बाय हीट और डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी तीनों पढ़ लिया। चले अगले पे बढ़ते हैं। चले अगला है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी चीज को हटाना और वहां पर खुद बैठ जाना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो जैसे कोई एक सब्सटेंस है वो दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करता है। तो अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये A जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस है और जो C जो है वो कम रिएक्टिव सब्सटेंस है। तो क्या करेगा, ये A जो है वो C को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AD प्लस C, AD प्लस C, AD प्लस C। तो यहाँ पर ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। A जो है वो C को उठा के उसकी जगह बैठ गया है। जैसे कि मैं आपको एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताता हूँ, Fe प्लस CuSO4, ये है कॉपर सल्फेट और ये है आयरन। आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्या करेगा, ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा और खुद बैठ जाएगा। तो बेटा अगर आपको ये पढ़ना है कि कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हमारे ही चैनल में नीचे आप देखिएगा, स्क्रॉल करिएगा, तो उसमें रिएक्टिविटी सीरीज़ की पूरी वीडियो पड़ी है, आप उसको देखिए। हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई है उसको याद करने के लिए, तो आप उसमें बनाइए, देखिए कि भाई आपको अच्छी लगेगी वो ट्रिक, ठीक है। चल आगे देखिए। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट के बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, आपने कभी बचपन में ऐसा किया होगा कि किसी की नई साइकिल आई है, तो आप लोग क्या करते थे कि भाई एक बार देना चलाने के लिए, तो आप लोग क्या करते थे, साइकिल को एक्सचेंज कर लेते थे थोड़ी देर के लिए। तो वैसे क्या होता है, जो आयंस हैं वो भी एक्सचेंज करते हैं अपनी प्लेस। तो रिएक्शन विच हैपन बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस इज कॉल्ड ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें AgNO3 प्लस NaCl। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या है, ये जो Ag है, ठीक है, यहाँ पर Ag है और यहाँ पर Na है। तो ये क्या करेगा, ये जो Na है, ये Na जो है
वो Ag की जगह आ जाएगा और ये जो Ag है वो Na की जगह चला जाएगा। तो देख लेते हैं बेटा यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा, Na किसके साथ रिएक्ट करेगा, NO3 के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा Na NO3 प्लस यहाँ पर ये Ag किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl के साथ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AgCl। तो ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ आयन से रिएक्शन हो रही है। चले अगला है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। तो मेरा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलके बना है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या होता है, रेड मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिडक्शन मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब आपको बताता हूं मैं एक रिएक्शन, जैसे कि ZNO when reacts with C। तो यहां पर आ जाता है Zn प्लस CO2, Zn प्लस CO2। अब बेटा यहां देखें स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्या है, ये ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ था, Zn के साथ था। अब देखिए बेटा, ये जो ऑक्सीजन है वो Zn से हट गया है, मतलब Zn से क्या हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। तो यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। और ऑक्सीजन के रिमूवल को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन के रिमूवल को कहते हैं हम लोग रिडक्शन। तो यहां पर ZNO का क्या हुआ है, रिडक्शन। और यहां पर कार्बन अकेला था, तो यहां पर क्या हुआ है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यहां पर क्या हुआ है, कार्बन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। चले तो बेटा यहां पर रिडक्शन किसका हुआ है, तो रिडक्शन हुआ है ZNO का। ZNO रिड्यूस हुआ है ना भाई Zn में। और यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है C का, यानी कार्बन का। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन और ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। अब बेटा एक चीज और पूछी जाती है, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाता है। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो रिडक्शन करवाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जो ऑक्सीडेशन करवाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा सुनिए, जिसका रिडक्शन हुआ है वो बन जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ZNO क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या बन जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कार्बन क्या बन जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए यहां पर ZNO रिड्यूस तो हुआ है, पर रिडक्शन किसने करवाया है, कार्बन ने इसका ऑक्सीजन छीन लिया। अब यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन तो हुआ है, पर ऑक्सीडेशन किसने करवाया, Zn ने अपनी ऑक्सीजन उसको दे दी ताकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाए। तो ये है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं। H2S plus Cl2 gives us S plus HCl। तो बेटा ये वाला जो रिएक्शन है ये मैं आपको समझा रहा हूं और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और यहाँ रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर H से क्या हो रहा है, H2S से क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है ऑक्सीडेशन, यानी कि यहाँ पर S का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर क्या हो रहा है, Cl अकेला था तो Cl में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए रिडक्शन किसका हो रहा है और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। चल अब अगला टॉपिक है, यहाँ पर आखिरी दो टॉपिक बचे हैं कि भैया ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमारी डे टू डे लाइफ में कहाँ काम आता है। तो ऑक्सीडेशन कहाँ काम आता है वो तो मैं आपको बता दूंगा। तो एक्चुअली क्या होता है,
पहला तो है कोरोजन और दूसरा है रेंसिडिटी। अब ये कोरोजन क्या होता है स्टूडेंट, सुनिए। हमारे डे टू डे लाइफ में जो ऑक्सीडेशन है वो दो जगह होता है मेनली, एक होता है कोरोजन और दूसरा होता है रेंसिडिटी। अब क्या होता है, जैसे कि आप कोई नए स्कूल में जाते हैं, तो नए स्कूल में जाके क्या होता है, आप अपने फ्रेंड से दोस्ती करते हैं, नए नए फ्रेंड बनाते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, कोई मेटल है, अब कोई मेटल किसी जगह रखा है, तो वो क्या करेगा, वहाँ के आसपास के सब्सटेंस से रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, जैसे कि एयर से, वाटर से, एसिड से और अदर केमिकल से रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। और कोशिश करने के बाद या रिएक्ट करने के बाद वो क्या करेगा, वो अपने ऊपर एक गंदी सी भद्दी सी लेयर बना लेगा जो चमकती बिल्कुल नहीं है। उसी गंदी भद्दी सी लेयर को हम क्या बोलते हैं, मतलब ऑक्सीडाइज लेयर, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, और जब कोरोजन स्पेशली आयरन में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग अपने खानों में बिना तेल का तो खाना बनाता नहीं है हम लोग, तो जो हमारा खाना बनता है बिना मतलब तेल के साथ, तो एक्चुअली क्या होता है, उसका जो तेल रहता है वो हवा के ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके अदर सब्सटेंस बना लेता है, जिसकी वजह से अनप्लीजेंट टेस्ट और अनप्लीजेंट स्मेल आती है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। अब रेंसिडिटी को हम कैसे रिटार्ड कर सकते हैं, मतलब कैसे रोक सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना जो खाना है वो फ्रिज में रखें। दूसरा, हम अपना खाना जो है वो एयर टाइट कंटेनर में रखें, उसको धूप से दूर रखें। या हम उसमें प्रिजर्वेटिव डाल सकते हैं, जैसे कि मम्मी अचार में क्या डालती है, नमक डालती है। जो निनॉल्स का अचार होता है, जो हमारा बाजार वाला अचार होता है, उसमें विनेगर डलता है। ठीक है, तो बहुत सारे, हाँ एक चीज़ और है, जैसे कि आपने चिप्स का पैकेट देखा होगा, बचपन में बोलते हैं मम्मा, आपकी मम्मा बोलती होंगी कि भाई चिप्स में हवा भरी है, तो बेटा वो हवा जो है उसको प्रिजर्व करने के लिए भरती है, और उसमें कौन सी हवा भरी होती है, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो ऐसे आप टोटली रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, मतलब आप रिटार्ड तो कर सकते हैं उसको। रिटार्ड मतलब उसको थोड़ी देर तक रोक सकते हैं कि भाई तुम इतना रुक जाओ, हमें सामान को यूज़ कर लें, तो फिर हो जाना रेंसिडिटी। फिर कहाँ से होगी रेंसिडिटी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी इंतज़ार करिएगा। तो जब के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू।